हाय गाइस, आज हम आपको केमिस्ट्री क्लास 12 का एक लेसन है रासायनिक बलगति केमिकल किनेटिक्स पढ़ाने जा रहे हैं। ठीक है ना। तो देखिए फिर स्टार्ट करते हैं देर ना करते हुए। भाई सबसे पहली चीज, इस लेसन में जो रासायनिक बलगति ये है क्या, है ना, यही जानते हैं। पर इसका नाम ही क्यों रखा गया रासायनिक बलगति? वो इसलिए रखा गया क्योंकि भाई ये एक रसायन विज्ञान के हिसाब से इसकी जो परिभाषा कहती है कि रसायन विज्ञान की ऐसी शाखा जिसके अंतर्गत किसी भी रासायनिक अभिक्रिया की, है ना, कोई रासायनिक अभिक्रिया है, उस रासायनिक अभिक्रिया को प्रभावित करने वाले कारक, ठीक है ना, क्या प्रभावित करने वाले रासायनिक अभिक्रिया को प्रभावित करता है? दाब, ताप या सांद्रता, है ना। तो क्या कहता है? रासायनिक बलगति रसायन विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम रासायनिक अभिक्रिया तथा उसको प्रभावित करने वाले कारकों का अध्ययन करते हैं। क्या कहलाता है? रासायनिक बलगति कहलाता है। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए देर न करते स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो भाई देखिए, रासायनिक बलगति ये एक रसायन विज्ञान की एक शाखा है। सबसे पहले यानी कि इसको रासायनिक बलगति क्यों कहते हैं? तो रसायन विज्ञान की एक ऐसी शाखा है ना, रसायन विज्ञान की एक ऐसी शाखा जिसके अंतर्गत जो अभिक्रिया है वो अभिक्रिया और इस अभिक्रिया को प्रभावित करने वाले कारक, कैसे कारक है? प्रभावित करने वाले कारक। कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं भाई? दाब, ताप और सांद्रता, है ना। इनमें कहने का मतलब कि रासायन विज्ञान की वह शाखा जिसमें अभिक्रिया तथा अभिक्रिया को प्रभावित करने वाले कारकों का अध्ययन किया जाता है उसे क्या कहते हैं? रासायनिक बलगति कहते हैं। ठीक, चलिए भाई आगे। अभिक्रिया का वेग, पहले हम किसी अभिक्रिया का वेग होता क्या है, यानी अभिक्रिया किस वेलोसिटी से किस वेग से हो रही है, इसको जो फाइंड किया जाता है वो कहता है कि वह समय, है ना, कोई समय होगा जैसे कोई अभिक्रिया हो रही है। देखिए जैसे ये ए है, ए कोई अभिक्रिया करके हमें उत्पाद देता है। ठीक, तो इस अभिक्रिया में इस उत्पाद बन रहा है तो ये कितने टाइम में बना है या किस दर से बन रहा है, उस दर को हम क्या कहते हैं? अभिक्रिया का वेग। यानी किसी दर से अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में होने वाले परिवर्तन को। भाई देखिए जैसे कोई कंपाउंड लेते हैं, जैसे सोडियम है और क्लोरीन गैस है, ये दोनों जब मिलेंगे तब बनता है सोडियम क्लोराइड। तो इनमें कोई ना कोई चेंजिंग आई है भाई। यहाँ पर सोडियम का 1 मोल है, क्लोरीन का 1 मोल है, ये दोनों मिलकर 1 मोल किसका बन रहा है? सोडियम क्लोराइड का। तो कहने का मतलब कि ये इसको बोलते हैं अभिकारक। इसको क्या बोला जाता है? अभिकारक। और इसको क्या बोला जाता है? उत्पाद। तो अभिक्रिया के वेग की परिभाषा कहती है कि किसी समय में अभिकारक की सांद्रता में या उत्पाद की सांद्रता में होने वाले परिवर्तन को क्या कहा जाता है? अभिक्रिया का वेग कहा जाता है। ठीक, यही अभिक्रिया के वेग की बात करेंगे तो अभिक्रिया का वेग होता है अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन और बटे समय अंतराल, ये होता है अभिक्रिया का वेग। तो किसी अभिक्रिया का वेग क्या होता है? किसी अभिक्रिया का वेग अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में होने वाले परिवर्तन को क्या कहते हैं? अभिक्रिया का वेग कहते हैं। एकांत समय में जो किसी अभिक्रिया की सांद्रता, अभिकारक की सांद्रता या उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन होता है उसे हम क्या कहते हैं? अभिक्रिया का तात्क्षणिक। भाई देखिए तात्क्षणिक वेग क्या होता है? अभिक्रिया का वेग क्या होता है? किसी एकांत समय में किसी अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन क्या कहते हैं? अभिक्रिया का वेग कहते हैं, जो हमने आपको बताया। ठीक, उसी से रिलेटेड है हमारा तात्क्षणिक वेग। तात्क्षणिक वेग क्या है? भाई देखिए इसमें एक वर्ड आपको दिख रहा है क्षणिक। कैसा वर्ड दिख रहा है? क्षणिक। और क्षणिक का मतलब क्या होता है भाई? जो समय है, एक समय का बहुत छोटा सा पार्ट जो होता है उसे हम क्षण कहते हैं। क्या कहते हैं उसे? क्षण कहते नहीं, क्षण भर में ये कार्य हो जाए तो वही क्षण क्या होता है? यानी समय का एक छोटा सा पार्ट क्या होता है? क्षण होता है। तो कहने का मतलब कि कोई अभिक्रिया संपन्न हो रही है तो किसी न किसी वेग से हो रही है, किसी न किसी समय से होती है। तो कोई समय जो हो रहा है उस समय के एक छोटे से पार्ट में जो अभिक्रिया का वेग हो कैसा वेग होता है? तात्क्षणिक। कहने का मतलब देखिए जैसे हमने कोई अभिक्रिया स्टार्ट किया, मान लेते हैं 11:20 की अभिक्रिया हो रही है, 11:20 की अभिक्रिया हमने स्टार्ट किया और ये अभिक्रिया हमारी 11:30 तक चलती है ना। कितने? यानी इनके बीच 10 मिनट तक की अभिक्रिया चल रही है। तो इनके बीच में 11:20 से 11:30 के कोई ना कोई छोटा सा टाइम होगा
जैसे भाई इनके छोटे से टाइम पीरियड मान लेते हैं 11:25 होगा, तो 11:25 पे जो अभिक्रिया का वेग होगा वो क्या होगा, तात्क्षणिक वेग। यानी कहने का मतलब कि किसी टाइम के एक छोटे से पार्ट में, है ना, किसी टाइम के छोटे से पार्ट में जो अभिक्रिया का वेग होगा क्या होगा, तात्क्षणिक वेग होगा। ठीक, पेपर में भाई से क्वेश्चन कैसे आते हैं देखिए। सबसे पहली चीज या अभिक्रिया का वेग पूछा जाए या तात्क्षणिक वेग पूछा जाए, फॉर्मूला वही होता है ना। अभिक्रिया का वेग आप ध्यान रखिए, अभी हमने आपको बताया था भाई अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन। बटे क्या होता है, अभिक्रिया को संपन्न करने में लगा समय। भाई देखिए परिवर्तन है, जैसे ये ए था, ए से मिलकर क्या बन रहा है, उत्पाद बन रहा है। अगर हम मान लेते हैं हमारे पास समय क्या था, 0 था, हमारा अभिकारक की सांद्रता क्या था, स्मॉल है, तब हमें उत्पाद कोई नहीं था आपका 0। लेकिन हम कहते हैं t समय पश्चात अगर हमें उत्पाद x प्राप्त होता है तो अभिकारक कितना बचेगा। भाई देखिए अगर ये a था, पहले हमारा टाइम 0 था तो जो अभिकारक तो अभिकारक ही रहेगा, लेकिन t समय पश्चात जब हमारा उत्पाद x प्राप्त हो रहा था तो अभिकारक जो बचेगा वो क्या बचेगा, a - x बचेगा, है। यानी इसमें जो परिवर्तन है, इसमें भी परिवर्तन है, इनके बीच जो परिवर्तन माना जाता है वही परिवर्तन होता है अभिकारक का परिवर्तन या उत्पाद की सांद्रता का परिवर्तन। यानी अगर अभिक्रिया का वेग जो होता है वो अभिक्रिया का वेग लिखा इस प्रकार से आता है, देखिए अभिक्रिया का वेग होता है dx/dt, है ना। x क्या भाई, चेंजिंग इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, है ना, उत्पाद और अभिकारक की सांद्रता में परिवर्तन। तो ये है अभिक्रिया का वेग, और तात्क्षणिक वेग का भी फार्मूला ये होता है। देखिए अभी हमने आपको अभिक्रिया का वेग बताया, अब उसी के आधार पर अभिक्रियाओं का वर्गीकरण किया गया है। ठीक, यानी अब वेग के आधार पर अभिक्रियाएं कितने प्रकार की होती हैं, तो वेग के आधार पर अभिक्रियाओं को 3 पार्ट में विभाजित किया है। सबसे पहला होता है भाई तीव्र अभिक्रियाएं, दूसरा होता है हमारा मंद अभिक्रियाएं, तीसरा होता है अतिमंद अभिक्रियाएं। भाई देखिए इनकी जो भी परिभाषाएं हैं वो इनके नाम में ही छिपी हैं। जैसे भाई तीव्र अभिक्रियाएं, तीव्र अभिक्रियाएं ऐसी अभिक्रियाएं होती हैं जिनके वेग को निर्धारित ही नहीं कर सकते हैं। कहने का मतलब इस अभिक्रिया में इतना कम टाइम लगता है कि उसको हम कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं, उन अभिक्रियाओं को क्या कहते हैं, तीव्र अभिक्रिया। यानी ऐसी अभिक्रियाएं जिनके संपन्न होने में समय क्या लगता है, बहुत कम लगता है। जैसे भाई आपने एक उदासीनीकरण अभिक्रिया सुनी होगी, उदासीनीकरण अभिक्रिया। भाई देखिए इस उदासीनीकरण क्या होती है, अगर कोई अम्ल है किसी क्षार से अभिक्रिया कर रहा है तो क्या बनता है, लवण बनता है, और क्या बनता है, इसमें होता है कि देखिए ये पॉजिटिव पार्ट है, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, तो ये नेगेटिव वाला पार्ट इस पॉजिटिव के साथ जाएगा तो NaCl बन गया, ये पॉजिटिव इस नेगेटिव साथ में ये बन गया। तो ये अभिक्रिया कैसी अभिक्रिया है, तीव्र अभिक्रिया। ठीक, यानी कहने मतलब ऐसी अभिक्रियाएं जिनको संपन्न होने में बहुत ही कम समय लगता है, और समय इतना कम होगा कि इनको कैलकुलेट करना भी बहुत ही कठिन होता है। ठीक, तो उन्हें क्या कहते हैं, तीव्र अभिक्रिया। दूसरा हमारा आता है मंद अभिक्रियाएं, तीसरा क्या होता है अतिमंद। तो पहले आपको अतिमंद बताते हैं। ठीक, भाई देखिए अतिमंद अभिक्रियाएं ऐसी अभिक्रियाएं कि इनको होने में कई साल लग जाते हैं, कई साल, कई महीने, कई दिन लग जाते हैं। ऐसी अभिक्रियाएं जो होती हैं अतिमंद। जैसे सबसे अच्छा इसका उदाहरण होता है लोहे पर जंग लगना, लोहे पर जंग लगना। ये एक ऐसी रासायनिक क्रिया है जिसको संपन्न होने में कई वर्ष लग जाते हैं, 1 साल, कभी 6 महीने। ठीक, तो ऐसी क्रियाएं जिन्हें संपन्न होने में बहुत समय लगते हैं, साल, दिन, महीने लगते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, लोहे पर जंग लगना। इससे भी जो देर में क्रिया होती है, पृथ्वी पर जो जल बना है, पृथ्वी पर जो जल बना है वो जल हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस के मिलने से बना है। ये कई वर्षों में बना है। पृथ्वी पर जो जल का निर्माण हुआ वो कई वर्षों में, हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस मिलाएंगे तो क्या बनेगा, जल बनेगा। ये अभिक्रिया बहुत ही कई वर्षों में संपन्न होती है, इसलिए इसे हम क्या कहते हैं, अतिमंद अभिक्रिया। दूसरा आता है मंद अभिक्रियाएं। तो मंद अभिक्रियाएं ऐसी अभिक्रिया कि जिसके टाइम को हम आसानी से कैलकुलेट कर सकें, यानी ना तो भाई ये इसके और इन दोनों के बीच में संपन्न होती है। ठीक, तो ऐसी अभिक्रियाओं को हम क्या कहते हैं, मंद अभिक्रिया। जैसे इसका जो सबसे अच्छा उदाहरण है वह है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जैसे है N2O2। अगर इसको भाई हम ब्रेक डाउन करते हैं, है ना, इसको हम ब्रेक डाउन करते हैं तो ऑक्सीजन गैस निकलती है और प्लस हमारे पास नाइट्रोजन ऑक्साइड बनता है।
है ना। तो ये अपक्रिया कैसी अपक्रिया है? मंद अपक्रिया। यानी कहने का मतलब कि ऐसी अपक्रिया जिसके अपक्रिया वेग को निर्धारित किया जा सकता है उसे हम क्या कहते हैं? मंद अपक्रिया। अगर तीव्र अपक्रिया पूछा जाए तो तीव्र अपक्रिया क्या है? ऐसी रासायनिक अपक्रिया जिसकी अपक्रिया का वेग इतना कम होता है कि उसको कैलकुलेट या निर्धारित करना असंभव होता है, उसे हम क्या कहते हैं? तीव्र अपक्रिया कहते हैं। जैसे उदासीनीकरण अपक्रिया। अतिमंद क्या होता है? अतिमंद ऐसी अपक्रिया जिनको संपन्न होने में कई वर्ष कई दिन लग जाएं, उन्हें हम क्या कहते हैं? अतिमंद अपक्रिया। जिसके उदाहरण लोहे पर जंग लगना या फिर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस से मिलकर किसका बनना। क्या चलेगा? हम बताते हैं आपको तात्पर्य का कोई व्यंजक कैसे लिखा है। इसका उपयोग कहाँ होता है व्यंजक का? इसका व्यंजक का उपयोग सवालों को सॉल्व करने में, जो न्यूमेरिकल आते हैं इससे वो सवाल वो सॉल्व करने में इस व्यंजक का उपयोग होगा। देखिए तात्पर्य का व्यंजक क्या होता है? जैसे हमने आपको बताया कि कोई हमारे पास ए है, हमारे पास मान लेते हैं बी प्लस सी, हमारे पास क्या दे रहा है? हमें प्रोडक्ट। ये हमारा अभिकारक है, ये उत्पाद है। देखिए तात्क्षणिक वेग की सबसे बड़ी खास बात हमें पता है कि टाइम का एक छोटा सा पार्ट है ना, समय का एक छोटा सा भाग ही क्या होता है? क्षण। उस पर जो वेग होगा वो क्या होगा? तात्क्षणिक वेग। यानी छोटे से पार्ट के लिए आपको पता है किसका यूज किया जाता है? डी का। किसका यूज करते हैं? डी। जैसे भाई डेल्टा यूज करते छोटे के, तो डेल्टा से भी छोटा क्या होता है? डी। तो इसलिए इसमें किसका उपयोग किया जाता है? डी का। देखिए एक बात और समझिएगा कि अभिकारक में जो परिवर्तन होगा, उत्पाद में जो परिवर्तन होगा सांद्रता में, अभिकारक की सांद्रता में सदैव कमी आएगी। इस बात को ध्यान रखिए। क्या कि भाई सदैव कमी, और इसकी सांद्रता में सदैव क्या होगी? वृद्धि होगी। क्योंकि भाई यही टूट कर ये बनता है। जैसे कहने का मतलब है, देखिए जैसे अगर ऐसे लिखा जाए CH3 COO C2H5, इसका नाम क्या है? एथिल एसिटेट एस्टर है। अगर इसको हम ब्रेक डाउन करते हैं वाटर से, तब यहाँ से एक मॉलिक्यूल होकर दो मॉलिक्यूल बनाता है। एक एसिटिक एसिड बनेगा, एक एथिल एल्कोहल बनेगा। यानी भाई ये एक बड़ा मॉलिक्यूल था, ये टूटा तो हमारे पास दो मॉलिक्यूल प्राप्त हुए। यानी यहाँ से आपको बस इतना ध्यान रखना है कि जो अभिकारक होता है उसकी सांद्रता में ये कमी, जो उत्पाद होता है उसकी सांद्रता में क्या होगी? वृद्धि। क्योंकि जो उत्पाद बन रहा है वो किससे बन रहा है? अभिकारक से ही उत्पाद का निर्माण होता है। ठीक। तो भाई कहने का मतलब कि जो इसके लिए हम वेग का सूत्र बनाएंगे, वो सूत्र क्या बनेगा? वो सूत्र बनेगा, आपको ये ध्यान रखना है कि अभिक्रिया का तात्क्षणिक वेग कहिए या वेग कहिए, वो क्या होगा? माइनस होगा अभिकारक की सांद्रता में परिवर्तन। अभिकारक की सांद्रता में परिवर्तन बटे होगा समय अंतराल या अभिक्रिया में संपन्न होने में लगा समय। ये किस में होगा? माइनस में। माइनस में क्यों होगा? माइनस इसलिए क्योंकि अभिकारक की सांद्रता में क्या आ रही है? कमी आ रही है। और अगर इसी को दिखाएंगे उत्पाद की सांद्रता में जो परिवर्तन होगा, उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन और बटे क्या होगा भाई? समय अंतराल। और ये जो होगा ये किसमें होगा? प्लस में होगा। वो इसलिए क्योंकि इसकी सांद्रता में क्या हो रही है? यहीं से जो भी सूत्र बनाएंगे वो यहीं से सूत्र बनाएंगे। भाई इसको ध्यान समझिएगा, है ना। सवाल लगाने में इसकी बहुत ही जरूरत पड़ेगी। देखिए क्या होगा। तो अगर हम इस अभिक्रिया के लिए बात करें, इस अभिक्रिया के लिए हम बात करते हैं तात्क्षणिक वेग का व्यंजक, तो हम बता रहे हैं आपको भाई क्या होता है? अभिक्रिया का वेग होता है dx/dt। भाई इसमें अभिकारक है हमारा A, ठीक। तो A की सांद्रता में जो परिवर्तन हो रहा है तो सांद्रता को भाई बड़े ब्रैकेट में लिखा था ना, और क्या हो जाएगा? ओके क्या लगा इसके आगे? डी हमने बताया था भाई तात्क्षणिक क्या लगाते हैं? डी, क्योंकि डी इज अ चेंजिंग इन रिएक्टेंट कंसंट्रेशन, सांद्रता में परिवर्तन है डी, है ना। तो dx/dt dA/dt होगा, लेकिन किसमें होगा? ये माइनस में, क्योंकि ये क्या है? अभिकारक, इसलिए किसमें होगा? माइनस में। इसमें हमारे पास उत्पाद कितने हैं? दो हैं। एक B है तो B की सांद्रता बटे समय, और सांद्रता में परिवर्तन यानी कि D, ये किसमें होगा भाई? प्लस में। और ये भी किसमें होगा? D कंसंट्रेशन ऑफ C एंड Y dt, ये भी किसमें होगा? प्लस में। तो इस अभिक्रिया के लिए अगर कोई पूछता है अभिक्रिया का वेग या तात्क्षणिक वेग का व्यंजक क्या होगा, तो यही है। अब देखिए इसका उपयोग कहाँ है, अभी हम आपको दिखाते हैं, एक सवाल लगाते हैं। देखिए अभी हमने आपको अभिक्रिया का वेग या तात्क्षणिक वेग का व्यंजक बताया था, उस पर ये एक सवाल है। इस सवाल को हम सॉल्व करते हैं। सवाल में कह रहा है कि एक अभिकारक है N2O5 यानी नाइट्रोजन पेंटॉक्साइड अभिक्रिया करके नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन देता है। इसके लिए क्या क्या जो प्रश्न दिए उनके उत्तर बताना है। पहला क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि D मोलर कंसंट्रेशन ऑफ N2O5/dt का क्या अर्थ है। दूसरा का है D कंसंट्रेशन ऑफ O2/dt का क्या अर्थ है। तीसरा है कि D N2O5/dt एंड D कंसंट्रेशन O2/dt के मध्य क्या संबंध है। तो हम इसके लिए बात करते हैं। देखिए हमारी जो अपक्रिया कह रहा है एक N2O5 है जो ब्रेक डाउन होकर NO2 और हाफ
O2 देता है। इसमें हम पहले क्वेश्चन की बात करते हैं। पहला हमारा जो क्वेश्चन है वो कह रहा है -d मोलर कंसंट्रेशन ऑफ N2O5 एंड बाई dt का क्या अर्थ है। इसका मतलब समझिए भाई। सबसे पहली चीज ये है क्या, ये अभिकारक। अभी मैंने बताया था आपको फार्मूले में कि अभिकारक की सांतन परिवर्तन बटे समय। तो भाई ये तो समय परिवर्तन है, लेकिन ये क्या अभिकारक है और ये अभिकारक की सांता है। d का मतलब होता है सांतन में परिवर्तन, है ना, यानी अभिकारक की सांतन परिवर्तन हो रहा है। लेकिन यहाँ पर एक साइन देखिए, माइनस साइन। ठीक, माइनस साइन का मतलब होता है कि सांता में क्या आ रही, कमी आ रही है। तो इसका अर्थ क्या होगा, इसका अर्थ ये होगा कि N2O5 विघटित हो रहा है। क्या हो रहा है, विघटित हो रहा है। तो पहला आंसर हमारा क्या आ गया भाई कि N2O5 की सांद्रता में कमी आ रही है या विघटित होकर क्या बना रहा है, उत्पाद बना रहा है। इसमें जो दूसरा क्वेश्चन है हमारा, दूसरा क्वेश्चन कह रहा है डी कंसंट्रेशन ऑफ O2 बाय dt का क्या अर्थ है। तो भाई देखिए क्या है, डी कंसंट्रेशन ऑफ O2 एंड बाय dt। भाई पहली चीज अभिक्रिया में देखेंगे O2 क्या है, उत्पाद है, उत्पाद बनता है, उत्पाद कभी खत्म नहीं होता है। इसमें जो अभिकारक था ये विघटित हो रहा था, ये उत्पाद O2 ये बन रहा है। भाई साइन यहाँ पर कोई नहीं है, तो साइन हम क्या मानते हैं, प्लस। प्लस साइन का मतलब क्या हो रहा है कि इसकी वृद्धि हो रही है। और वृद्धि कब होगी, ये अभिकारक है, यानी यहाँ पर जब ये विघटित होगा तो O2 बनेगा, यानी यहाँ पर O2 का क्या हो रहा है, O2 का फॉर्मेशन है, निर्माण हो रहा है। क्या हो रहा है, O2 का निर्माण हो रहा है। तो पहले का आंसर क्या होगा, इसका अर्थ क्या है, इसका अर्थ है कि ये विघटित होकर ये उत्पाद दे रहा है। दूसरा डी कंसंट्रेशन ऑफ O2 बाय dt का मतलब है कि इसका क्या हो रहा है, निर्माण। इसी में जो तीसरा क्वेश्चन पूछा है, देखिए ना मैं क्या है, तीसरा क्वेश्चन कह रहा है हमसे, कह रहा है डी N2O5 बाय dt तथा डी O2 बाय dt के मध्य क्या संबंध है। ठीक, अगर हम इसी अभिक्रिया के लिए जो हमने आपको बताया अभिक्रिया का वेग अगर लगा दिए है ना, यानी अभिक्रिया का वेग क्या होता है आपको पता होगा भाई, अभी हमने बताया था अभिक्रिया का वेग क्या होता है, dx by dt। ये इसकी चेंजिंग क्या होगी भाई, ये हो जाएगा -d N2O5 by dt। भाई देखिए ये जितना विघटित होगा उतना ही ये बनेगा। अगर ये 4 मोलर कंसंट्रेशन, 4 मोलर सांद्रता में विघटित होकर जो हमें O2 मिलेगा वो भी कितना मिलेगा, 4 मोलर ही मिलेगा, क्योंकि ये जो O2 बन रहा है वो इसी से ही बना हुआ है। ठीक, यानी इनके बीच जो संबंध होगा वो संबंध क्या होगा, दोनों की कंसंट्रेशन क्या होगी, इक्वल होगी। ठीक, यही इस क्वेश्चन का आंसर है। तो हमने यहाँ अभिक्रिया का वेग क्या है और अभिक्रिया के वेग के आधारित हमने एक सवाल किया, यही था।